हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। हम यहाँ पे 3 वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो थी यूरोपियों का भारत आगमन, दूसरी वीडियो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तीसरी थी पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ। अब हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीतियाँ लेके आई थी वो 3 टाइप्स की थी। पॉलिटिकल पॉलिसी थी, इकोनॉमिकल पॉलिसी थी और मिलिट्री पॉलिसी थी। इसका रिजल्ट क्या होता है? इस पॉलिसी का रिजल्ट ये होता है कि सब जनता, राजा, प्रजा सब मतलब दुखी हो जाते हैं इससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि इनकी पॉलिसी जो होती है वो लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाती है। और एट लास्ट होता क्या है कि मंगल पांडे नाम का एक सैनिक होता है जो कि 34th रेजिमेंट का रहता है, बैरकपुर छावनी का रहता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है और उसीलिए उसको 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी जाती है। और इसके फलस्वरूप अब जब उसको फांसी दे दी जाती है तो सारे जो सैनिक रहते हैं वो और उग्र हो जाते हैं और 10 मई 1857 में मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? इस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मेरठ से जो सारे सिपाही होते हैं वो दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर बना दिया, क्योंकि मुगलों के ये अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर। इनसे अब इनको लीड करने के लिए कोई लीडर चाहिए होगा। अब ऐसे ही थोड़े कोई सैनिक अपना विद्रोह कर देंगे। ऐसे अगर विद्रोह कर देते तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इनको दबा देती, इसलिए इनको कोई लीड करने के लिए कोई लीडर चाहिए था। तो ये दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर बना देते हैं, ताकि वो उनको लीड करें और ये क्रांति की शुरुआत हो सके। अब बहादुर शाह जफर क्या करते हैं, वो अकेले तो लड़ेंगे नहीं, इसलिए अलग अलग राजाओं को पत्र लिखते हैं। पहला वो दिल्ली से बख्त खां को पत्र लिखते हैं युद्ध इस क्रांति में शामिल होने के लिए। दूसरा लखनऊ से बेगम हजरत महल। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ये उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था फिरजिस कादिर। कानपुर से वो पत्र लिखते हैं नाना साहब को। नाना साहब का असली नाम क्या था? ढोंडू पंत। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मराठों पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी विजय कर लेती है तो उसमें लास्ट जो उनके पेशवा बचे होते हैं वो बाजीराव सेकंड होते हैं। और बाजीराव सेकंड जो होते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेंशन दी जाने लगती है, उनका राज्य हड़प लिया जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब होता क्या है कि पेशवा बाजीराव सेकंड नाना साहब को अपना नाना साहब इनके गोद लिए हुए पुत्र होते हैं। और डलहौजी की जो नीति मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाई थी उसके अनुसार, विलय की नीति के अनुसार, कोई भी गोद लिया हुआ पुत्र, अगर कोई राजा कोई पुत्र गोद लेता है तो उसको लीगल नहीं माना जाएगा, मतलब उसको वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। बाजीराव सेकंड के बाद नाना साहब की पेंशन बंद कर दी जाती है। तो इनका कारण था इस क्रांति में कूदने का। चौथी आती है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? मणिकर्णिका। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका विवाह गंगाधर राव से हुआ था। इनका भी वही कारण था कि इनका भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड था, गोद लिया हुआ बेटा था, जिसको डलहौजी की विलय की नीति के अनुसार उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था। अच्छा, इनके जो कानपुर से जो नाना साहब थे वो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंहबोली बहन मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सेनापति तात्या टोपे को इनकी मदद के लिए भेजा था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से लियाकत अली खां, जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ से जमींदार कुंवर सिंह, और मांडला मध्य प्रदेश से अवंतीबाई होलकर को इनवाइट करते हैं पत्र लिख के बहादुर शाह जफर। अब जो ये मैंने आपको केंद्र और लीडर बताए हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये मैच द कॉलम के फॉर्म में या ऑप्शन के फॉर्म में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के जो फलस्वरूप क्या होता है कि तात्या टोपे जो होते हैं उनको फांसी दे दी जाती है। उनको फांसी इसलिए दी जाती है क्योंकि वो पहले तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ते हैं, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी, तो ये छापेमार पद्धति से अंग्रेजों के ऊपर युद्ध करते हैं। छापेमार पद्धति ये होती थी कि उस पर धोखे से युद्ध करते थे, पहाड़ों के पीछे छुप करके। जब उनको अंग्रेजों के जब ये हाथ लग जाते हैं तो इनको अंग्रेज फांसी चढ़ा देते हैं। बहादुर शाह जफर जो जहां हमने आपको ऊपर देखा है, जिनको शहंशाह हिंदुस्तान मानकर लीडर डिक्लेयर किया था सैनिकों ने, जब ये 1857 की क्रांति में ये हार जाते हैं, ये सारे राजा और
असफल होता है जब ये युद्ध, तो बहादुर शाह जफर और उनकी जो पत्नी होती हैं जीनत महल, उनको रंगून भेज दिया जाता है। अब ये रंगून क्या है? रंगून मतलब बर्मा। बर्मा आजकल जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहीं उनको भेज दिया जाता है, जहां उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। सितंबर 1858 तक विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है और 1 नवंबर 1858 को चार्टर एक्ट लाया। चार्टर एक्ट क्या होता है? अब आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। चार्टर एक्ट जो होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कि इंग्लैंड के सरकार के द्वारा, राजा रानी के द्वारा पास किया गया एक चार्टर एक्ट होता है, जिसके द्वारा सैनिकों को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करना होता है। ये 1 नवंबर 1858 को एक चार्टर एक्ट लाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पे एक कंपनी थी, ब्रिटिश की तरफ से एक कंपनी थी जो यहाँ पे फायदा कमाने आई थी, और यहाँ पे वो रूल करती है लोगों के ऊपर, और धीरे धीरे फायदा तो कमाती है, पॉलिसी बनाकर हिंदुस्तान को कैप्चर कर लेती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड की सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई कंपनी वहाँ हमें अपना गुलाम बनाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ डायरेक्ट वहाँ के राजा रानी का अधिकार हो, और ये मौका उनको मिल नहीं रहा था। और जब ये 1857 की क्रांति हो जाती है यहाँ पे, तो उनको ये मौका मिल जाता है, और अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटिश राजा रानी सीधे अपना शासन लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, फिर क्या होता है? अब ये जो चार्टर एक्ट आता है, इसके अंतर्गत ये सारी बातें होती हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो होते हैं, उनकी पोस्ट हटाकर वाइसरॉय बना दिया जाता है उनको। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन होंगे? जो पहले गवर्नर जनरल, इसमें 1857 की क्रांति में जो गवर्नर जनरल होंगे, मतलब पहले वाइसरॉय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। एक इंडिया काउंसिल बनाई जाती है, जिसे भारत का शासन संभालना होता है। इसका प्रमुख भारत सचिव को बनाया जाता है। भारत सचिव जो होता है, उसको ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होना जरूरी था, और आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। ब्रिटिश, इसमें दो भारतीयों पर एक ब्रिटिश हो जाती है। अब इस ब्रिटिशर्स का मानना ये था, अंग्रेजों का मानना ये था कि मुस्लिमों के कारण ये क्रांति हुई है, तो मुस्लिमों का हंसियाकरण करना शुरू कर दिया जाता है। ओके, अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है सबके दिमाग में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है। तो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 3 हेडक्वार्टर्स, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ 3 प्रेसिडेंसी स्थापित करती है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। वहाँ तीनों में गवर्नर होते हैं। तो जो बंगाल के गवर्नर, वहाँ उन तीनों को गवर्नर बोलते हैं, उन तीनों के गवर्नर्स को, मतलब बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर होते हैं उनको गवर्नर बोलते हैं। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट लाया जाता है, जिसमें ये कहा गया कि बंगाल जो गवर्नर होंगे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा। उसके बाद तो इस तरीके से पहला गवर्नर जनरल जो होगा वो वॉरेन हास्टिंग होगा। फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, उसके द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद हटा करके उन्हीं को, मतलब जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। ओके, इसको मैं रिपीट करने जा रही हूँ, आपको शायद थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या है। 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। वहाँ के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर बोला जाता था। 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट आता है, उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है। उसके बाद 1833 में एक और चार्टर एक्ट आता है, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और वाइसराय, आपको यहाँ जैसे आपने ऊपर देखा कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में जो चार्टर एक्ट आएगा, उसके बाद क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पेपर बनता है कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हास्टिंग था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, 1857 की क्रांति जो यहाँ लड़े थे सैनिक और राजा मिल करके, वो असफल रहा। अब असफल क्यों रहा? इसका कारण ये था कि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। यहाँ धर्म, जाति और सामाजिक कुप्रथाओं से लोग एकदम बिखरे पड़े थे, यहाँ पे एकता नहीं थी। तो इसके लिए समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता थी। कई सारी सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे कि सती प्रथा और
बाल विवाह ये सब था, और धर्म के नाम पे तो आप ही जान ही रहे हैं, तो इसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो अब क्या होगा, कई सारे समाज सुधारक आएंगे जो कुछ तो 1857 की क्रांति से पहले से काम कर रहे होंगे और कुछ अब जाके 1857 की क्रांति के बाद काम करना शुरू करेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और प्लीज़ मुझे बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके रिव्यू के बिना मैं नहीं जान पाऊंगी कि कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।